बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दूर तक जाती सुनसान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो ऊपर से अजनबी शहर, कोई जान पहचान का भी नहीं था। वो परेशान नज़रों से अपने इर्द गिर्द देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था उसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया, पर वो करता भी क्या। गुर्बत ने उसे यहाँ शहर आने पे मजबूर किया था। गांव में ऐसा कोई मुनासिब काम था नहीं जिससे वो अपनी वालिदा और छोटे बहन भाइयों की किफ़ालत करता। वालिद तो कम उम्री में ही फोत हो गए थे, बस वही घर का बड़ा था। माँ ने समझाया था उसे शहर आने से पहले, मगर उसके सर पर तो शहर आकर नौकरी का भूत सवार था। वो भी क्या करता, घर के हालात से परेशान हो गया था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है। हारिस जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई ना कोई असबाब भी मुहैया कर ही देगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बैग उठाए अनजान रास्ते की जानिब गामजन था। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे ठीक से नजर नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो बुरी तरह मुंह के बल गिरा था। उसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। उसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा के कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ। वो उस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबरा के जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी में अब वो बहुत गौर से देखभाल कर चल रहा था। वो तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपने पीछे पर किसी मर्दाना आवाज पर वो खौफजदा सा हो गया और पीछे देखे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी उसके पीछे आते हुए बोला। अरे डरो नहीं, मैं इधर का रहने वाला हूँ। वो उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में छाए डर को देखकर उसे तसल्ली देने लगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र तुम पे पड़ी। इस शहर में नए मालूम हो रहे हो। जी मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में। हारिस जरा मुतमिन होते हुए बोला। अच्छा। उसकी बात पर वो बूढ़ा अस्बात में सर हिलाने लगा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे रहने का भी नहीं पता कि कहाँ रहूं। हारिस कुछ झिझकते हुए बोला। रिहाइश की तो तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही मेरा घर है, वहाँ तुम रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। किराया क्या होगा? हारिस हिचकिचाते हुए बोला। किराए की फिक्र ना करो, जब तक दिल चाहे रहना। मैं और मेरी बीवी ही होते हैं घर में। हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा। बूढ़े की बात पर वो ममनूनियत से उनकी जानिब देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था इतनी जल्दी उसके लिए इतनी आसानी हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफ़ी पुरानी हस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब सी ठंड लिए हुए था। बड़ा सा सहन था जहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की एक जानिब छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी तरफ छोटा सा एक कमरा था जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आ रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली बड़ी बुरी तरह से हारिस को घूर रही थी। उसकी घूरती आंखों से हारिस को वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में बनी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा जो ऊपर की जानिब जा रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ी के एहतिताम पर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बिल्कुल बराबर छोटा सा बावर्ची खाना बनाया हुआ था। ये है तुम्हारा कमरा, वो बूढ़ा उसे कमरे में ले जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहूँगा, बहुत थकन है, हारिस बोला। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। वो गुड नाइट कहता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया।
हारिस कमरे का नए सिरे से जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था, कोने में सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के बिल्कुल सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर कपड़े निकालकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो सोने के लिए लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी की जानिब खुलती थी। उस कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो कि रोड की जानिब खुलती थी। हारिस उस खिड़की में से देखने लगा तो वहां से नजर आते कब्रिस्तान में उसकी नजर पड़ी तो उसने घबराकर खिड़की बंद की और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी इसलिए लेटते ही सो गया। सुबह आंख उसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से बेड से उतरा तो वो बूढ़ा उसे खिड़की से कमरे में झांकता नजर आया। बेटे खोलो। उसने दरवाजा खोला तो वो हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। वो झीम सा गया। नाश्ता करके नीचे आ जाना। बूढ़े की बात पर वो अस्पात में सर हिलाने लगा और नाश्ता करने के बाद वो नीचे चला आया जहां सहन में वो कलवरी औरत तख्त पर बैठी थी और पास ही उसके वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और मेरा नाम शुएब है। वो बूढ़ा बोला, अपने बारे में बताओ। बूढ़ी औरत बोली, मेरा नाम हारिस है, मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम से रहना, खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आंटी, इस अजनबी शहर में आप लोगों की मदद का मैं बहुत मशकूर हूँ। वो तशक्कुर आमेज लहजे में बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, नौकरी की तलाश में दुआ करिएगा, कोई माकूल सी नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़े दिन की कोशिश के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। मैं आपको बहुत तंग करती हूँ। ना ऐसा सोचना भी मत कि तू मुझे तंग करती है। तुम्हारा मेरा साथ तो जिंदगी भर का ही नहीं, मरने के बाद भी जुड़ा रहेगा। शुएब मोहब्बत से बीवी का हाथ पकड़ के बोले। रात के वक्त वो किसी काम से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां उतरकर सहन में आया तो शुएब साहिब का जुमला उसके कानों से टकराया जो वो अपनी बीवी से बोल रहे थे। वो खामोशी से दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब साहिब बोले, जी बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है, शहर के हालात भी ठीक नहीं। ऐसा करना कि कल चले जाना। अच्छी मुसीबत है, रात के 9 बज रहे हैं, कौन सी आधी रात हो गई है जो मैं जा भी नहीं सकता। मगरिब के बाद कहीं जा नहीं सकता, डाकू ना आ जाए। ऐसे लग रहा है डाकू तो ताक में बैठे हैं इनके घर की। वो जलता बुनता बेड पर आकर लेट गया। उसे यहाँ वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर इन दोनों मियाँ बीवी की आने जाने की रोक टोक से वो अक्सर घबरा जाता था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया तो उठकर रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। बेचारे मियाँ बीवी भी गलत नहीं, अकेले होते हैं, उनका डरना कुछ गलत भी नहीं, वो सोचने लगा। कब्रिस्तान के बाहर से गुजरती 2 लड़कियां जो खिड़की में खड़े हारिस को ही देख रही थी हाथ हिलाने लगी। उनकी इस हरकत पर वो घबरा गया। इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो नीचे झांकने लगा। सहन में अब कोई भी नहीं था। वो दबे कदमों सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया और आहिस्ता से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलटकर यकीन दहानी के लिए देखने लगा, दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो गए थे। अभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक से सहन में लगे नीम के दरख्त पर बिल्ली बैठी गराई हुई हारिस पे हमला कर गई। हारिस उस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वो एकदम सटपटा सा गया। वो काली सख्त बिल्ली हारिस को बड़ी बुरी तरह से घूर रही थी। हारिस घबराकर ऊपर की जानिब भागा तो पीछे से नस्वानी कहकहे की आवाज पर वो बदहास हो गया, जैसे उसके इरादे को नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाजा बंद करके बुरी तरह कांपने लगा। उसे खौफ महसूस हो रहा था। रात भर जागते गुजरी। फजर के वक्त जाकर उसकी आंख खुली। दूसरे दिन ऑफिस से वापसी पर घर आते हुए अपने पीछे आती निस्वानी आवाज पर वो पलटकर देखने लगा। कैसे हैं आप? ये वही 2 लड़कियां थी रात हारिस ने जिनको खिड़की से देखा था। हमने आपको हाथ हिलाया था, मगर आपने तो ऐसे डर के खिड़की बंद की जैसे हाथ ना हिलाया हो बल्कि गोली मारी हो। दूसरी वाली शरारत से बोली। उनकी बात पर वो झीम सा गया। मेरा नाम आयमा है और ये मेरी दोस्त सहरिश है।
ہم یہیں آگے رہتے ہیں، وہ شوق سے لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب اکثر آفس سے آتے جاتے اس کی ان دونوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا وہ کوچنگ سے پڑھ کے آ رہی ہوتی تھی، بقول ان دونوں لڑکیوں کے۔ حارث کو شوہو چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے وہ منی آرڈر بیچتا تھا۔ گھر میں سبھی اس کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک شام آئمہ نے اس سے رات ملنے کی فرمائش کی۔ تو میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے بلی بھی وہاں موجود ہے۔ وہ بلی والا واقعہ سنانے لگا جسے سن کر ساتھ کھڑی سہرش زور زور سے ہنستی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ اچھا میں کوشش کروں گا، وہ ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سوتا بن گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیچے جھانک کر صحن میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں اور اطمینان کرتا ہوا وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ آہستگی سے کھول کر باہر چلا آیا جہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سہرش نہیں آئی۔ سہرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا، نہیں وہ بول رہی تھی میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ وہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر غور سے اسے دیکھنے لگا جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے بنے قبرستان کی طرف لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ ڈرو نہیں، اس قبرستان کے بعد ہے پارک۔ وہ اس کے ساتھ پارک چلایا۔ وہ پہلی بار اس پارک میں آیا تھا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سہرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ حارث کی نگاہ اپنی رسٹ واچ پر پڑی جو 2 بجا رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی، وہ گھبرا کے کھڑا ہوا۔ ہاتھ چلو سہرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن گھڑکی نظروں سے حارث کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اسے ہی گو رہی تھی۔ آگے تم منع بھی کیا ہے، اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں، پر تم سنتے ہی نہیں۔ اف آنٹی جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ چلو اب آگے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر رکھا ہے میں نے کھانا۔ باورچی خانے سے سعیدہ آنٹی کی آواز پر حارث جی بھر کے شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر رکھی کھانے کی ٹرے کی جانب بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کے کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ سوری آنٹی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آنٹی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبرا کر اوپر چلا آیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، وہ بھی نیچے چلا آیا۔ انکل آنٹی صحن میں تخت پر بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ 50 سال ہو گئے۔ میں بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی۔ اولاد کے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی پر ہوئی نہیں۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ میرے تو یہی بچے ہیں۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی بلیوں کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو بلیاں بہت پسند ہے کیا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئی۔ تو وہ درخت کے پاس بیٹھی آرام کرتی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں حارث کو دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک تھی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بہت بولا تھا دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ مانے نہیں۔ آنٹی وہ آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ ایسی ویسی سعیدہ آنٹی پوپلے منہ سے دوپٹہ منہ پر رکھ کے ہنسنے لگی۔ لیلا مجنوں کی بہت مشہور محبت تھی۔ آنٹی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے ہی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی اور پھر وہ چپ ہو گیا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کے نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سما تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنے نظر آ رہی تھی۔ مرد بھی نئے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔
हारिस ने गौर किया तो तख्त पर एक लड़की दुल्हन बनी बैठी नजर आई और उसके इर्द गिर्द लड़कियां तैयार हुई बैठी थी। खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। एक तरफ खाने की देगे रखी हुई थी। वो परेशानी से सब कुछ देख रहा था। हारिस बेटा आजा तू भी। नीचे खड़े शुएब अंकल की उस पर नजर पड़ी तो वो आवाज देकर उसे बुलाने लगे। वो नीचे आ गया। बेटा ये हमारी पड़ोस की बच्ची है, इसकी शादी है। तुम्हारी आंटी ने बोला था रुखसती हमारे घर से होगी। बचपन से ही ये बच्ची हमारे घर आती जाती है तो मोहब्बत हो गई। अंकल की बात पर वो आंटी की तरफ देखने लगा जो हर काम में आगे आगे थी। खाना बचा तो वो भी बैठ गया। इतना लजीज खाना था कि वो खाए चले जा रहा था। खाने के बाद भी महफिल जमी थी। उसे अब नींद आने लगी थी। दूसरे दिन ऑफिस भी था। वो सोने के लिए ऊपर आ गया। उसे लगा उसके पीछे पीछे कोई आया है। उसने 2-3 बार चौंक कर अपने इर्द गिर्द भी देखा मगर कोई भी नहीं था। गुलाब की तेज खुशबू उसके नथनों से टकराई तो वो बिस्तर पर दराज था। घबरा के उठकर बैठ गया। फिर उसे एक अजीब कहकहे की आवाज सुनाई दी। उसने डरते डरते पूछा। वो खौफसदा सा अपने इतराफ में देखने लगा मगर कोई भी नहीं था। पूरी रात उसे लगा कि कोई निस्वानी हाथ उसका सर हिलाता रहा। फजर के वक्त तक यही सब होता रहा। ऑफिस में भी सारा दिन वो कुशलमंदी से काम करता रहा। नींद न भरने की वजह से उससे कोई काम नहीं हो रहा था। शाम वापसी में घर की तरफ आते हुए आयमा नजर आई। उसे देखते ही उसकी दिन भर की धड़कन दूर हो गई। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर उससे बातें करने लगा। पता है कल मेरे मालिक मकान के घर में पड़ोस की लड़की की शादी थी। दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी ऐसे ही दुल्हन बनी बैठी होगी। हारिस बोला। काश, आयमा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो ना समझी से बोला। काश ऐसा हो मैं तुम्हारी दुल्हन बनी ऐसे बैठी रहूं। आयमा बोली। ऐसा जरूर होगा आयमा। हारिस बोला। मैं परसों गांव जा रहा हूं और जाते ही माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? आयमा खुश होते हुए उससे पूछने लगी। हाँ मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे शादी करूंगा, वो उसे यकीन दिलाते हुए बोली। घर आकर वो तैयारी में लग गया। बैग वगैरह पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। वो मुस्तकबिल के सुनहरे सपने बुन रहा था। कैसा लगेगा आयमा मेरे साथ गांव जाएगी। पूरे गांव में आयमा जैसा हसीन कोई नहीं होगा। और वाकई में आयमा बेहद हसीन थी। ऐसा हुस्न हारिस ने नहीं देखा था। आज रात भी आयमा ने उसे पार्क मुलाकात के लिए बुलाया था। पार्क से वापसी में कब्रिस्तान वाले रास्ते से आते हुए उसका पैर किसी पत्थर से अटका था और वो दरम से किसी कब्र पर जा गिरा था। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च चलाई। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र की तख्ती पर पड़ी थी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। कब्र की तख्ती पर लिखा था नाम शुएब खान। वो बामुश्किल खड़ा हुआ। उसी कब्र के बराबर वाली कब्र की तख्ती पर सईदा शुएब लिखा था। हारिस को लग रहा था कि वो बेहोश होकर गिर जाएगा। क्या हो गया? गोरकन की आवाज पर वो उछल गया। वो कब्र को देखते हुए टूटे फूटे लफ्ज उसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ ये दोनों मियाँ बीवी थे। वो सामने वाले घर में रहते थे। गोरकन उस घर की जानिब इशारा करने लगा जहां हारिस रह रहा था। आज से तकरीबन 5 साल पहले आधी रात में इनके घर डाकू घुस आए थे। डाकू ने दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया था। बेटा ध्यान रखो हालात ठीक नहीं। हारिस को बेसाख्ता उनके जुमले याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो? गोरकन उनके चेहरे पर उड़ाती हवाइयां देखकर बोला। नहीं कुछ नहीं, वो थूक निकलता हुआ बोला और तेजी से घर की जानिब दौड़ा। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। वो खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ। वो तेजी से ऊपर चला आया और सामान समेटने लगा कि कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो उछल सा गया। खिड़की से देखा तो सीढ़ी पर आयमा खड़ी हुई उसे देख रही थी। तुम यहाँ कैसे? वो अपनी अर्क आलूद पेशानी साफ करते हुए बोला। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात पर वो सर हिलाता जल्दी जल्दी चीजें उठाने लगा कि उसके दिमाग में झमाका हुआ। तुम्हें कैसे पता मैं जा रहा हूँ? वो पास खड़ी आयमा से पूछने लगा। आयमा तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं कर सकती। पीछे से सहरिश बोली। वो हैरान परेशान सा सब देख रहा था। हारिस साहिब, आयमा ने आपको हकीकत बताने से मना किया है मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से वाकिफ कर देना चाहिए। आयमा के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी कि इनका ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है और सहन में लगे नीम के दरख्त पर वो अरसे दराज से अपने आबाओ अजदाद के साथ रहती चली आ रही है।
وہ جو بلیوں کے روپ میں آپ نے دیکھا تھا نا، وہ ہم ہی تھے۔ پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تبھی آپ آئمہ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے اسے کافی روکا، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے اس کو مار ہی دیں گے، ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سعیدہ آنٹی جب بیاہ کر آئی تھی یہاں، انہیں تبھی ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی اولاد نہیں تھی، ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، پر وہ دونوں کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ حارث، تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے، خوفزدہ ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ آنٹی کی سسکتی ہوئی آواز اسے جانے نہ دینا۔ میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بچہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے۔ ایسی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا، اس نے دروازہ کھول کے نیچے جھانکا جہاں اب خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھادھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے بس بھاگ رہا تھا، اور باہر روڈ کی جانب آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 ماہ تک روحوں اور جنات کے درمیان رہا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال بیت گئے، اور پچھلے 8 سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی والدہ اور بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہے۔ آج کسی بھی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ایسا ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلا رہی تھی۔